हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस स्पीशीज में आपका स्वागत है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे और अब तक हम लोगों ने अच्छा खासा क्वेश्चंस डिस्कस किया है। होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होंगी हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री एंड साथ ही साथ आपको क्लैरिटी भी आ रही होगी जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे होगे, बिकॉज क्वेश्चंस जब आप करते हो तो आपकी दिमाग चलती है। तो ऐसे में आप उसी वे में आपका माइंड अप्रोच करता है टू फाइंड आउट द आंसर, है ना। कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आंसर्स गलत भी हो जाते हैं, बट इट्स ओके। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी आपके जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो सुधरेंगी, है ना। जैसे आप सिल्ली मिस्टेक कर देते होगे तो ये सब खत्म होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज ये सब आपके मार्क्स ऐसे ही खींच लेते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो टुडे नाउ वी विल कंटिन्यू द सीरीज एंड आज हम ट्राइबल रिवोल्ट, सिविल रिवेलियंस, पीजेंट मूवमेंट में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसे हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है दो ही क्वेश्चन है, लेकिन अभी रिसेंट ट्रेंड में अगर देखोगे तो ट्राइबल रिवोल्ट्स हो या फिर पीजेंट मूवमेंट हो, इन सब से क्वेश्चंस आ रही हैं। इसलिए इस सेक्शन को इग्नोर नहीं करना है। जो आपके पीडीएफ है जिससे भी आप रिवाइज कर रहे हो, उसमें जो भी आपके ट्राइबल रिवोल्ट दिए होंगे, जैसे संथाल की बात कर लो, मुंडा की बात कर लो। मुंडा में देखो पूछा गया था ना उलुगुलन अपराइजिंग्स, तो ऐसे करके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इग्नोर नहीं करना है। जो भी महत्वपूर्ण ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए हैं उसके बारे में आपको पता होने चाहिए, खासकर किसने लीड किया था और कौन सा एरिया था और क्या कारण थे। कारण तो वैसे भी आप बता ही दोगे, लेकिन पर्सनालिटीज जो इन्वॉल्व हैं वो जरूर याद रहनी चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से पीजेंट मूवमेंट में भी। ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिमांड फॉर द तेवागा पीजेंट मूवमेंट इन बंगाल वाज फॉर। ऑप्शन ए, the reduction of share of landholders from one half of the crop to one third. Option B, the grant of ownership of land to peasants as they were the actual cultivators of the land. Option C, the uprooting of zamindari system and end of the serfdom. And option D, rating of all the peasants debt. देखो, क्वेश्चन वन में तो डी ऑप्शंस रेयरली होगा। भाई साहब, आज जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया में गवर्नमेंट है वो भले ये काम करते हैं, लेकिन उस समय राइटिंग ऑफ ऑल द पीजेंट डेब्ट्स, ये तो अंग्रेजों के प्रिंसिपल के खिलाफ ही हो जाता उस समय, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रिंसिपल के खिलाफ ही हो जाता, तो वैसे भी ये नहीं होगा। तो बेसिकली अगर हम तेभागा पीजेंट मूवमेंट की बात करें तो ये आपका बंगाल में हुआ था, है ना। और इसके तहत क्या था कि जो टीनेंट्स थे, देखो एक लैंडलॉर्ड होता है, एक टीनेंट होते हैं। तो लैंडलॉर्ड बेसिकली ऑनर होते हैं ज़मीन के, और टीनेंट्स क्या होते हैं, वो बेसिकली कल्टीवेट करते हैं लैंड होल्डर्स के ज़मीन पर, है ना, लैंड ऑनर के ज़मीन पर। तो बदले में क्या था कि इन टीनेंट्स को भी कुछ शेयर मिल जाते थे, और जो भी बाकी प्रोड्यूस है वो लैंडलेट्स को थमा दिया जाता था। लेकिन तेभागा पीजेंट मूवमेंट इसलिए हुआ क्योंकि ये जो आपके टीनेंट्स थे ना, ये क्या करते थे कि जो लैंड ओनर है उनको 50% ऑफ द प्रोड्यूस मिल जाता था, बाकी जो हैं आपके टीनेंट्स वो 50% प्रोड्यूस रखते थे। लेकिन तेभागा पीजेंट की डिमांड थी कि भाई साहब, हम 50% आपको क्यों दे, जब सारा मेहनत हम करते हैं, कल्टिवेशन हम करते हैं, आप तो सिर्फ लैंड ऑन करते हो और कुछ भी इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास नहीं करते हो एग्रीकल्चर लैंड में, तो हम आपको एक्स्ट्रा क्यों दे। इसलिए क्या होगा, हम आपको वन थर्ड शेयर देंगे और टू थर्ड हम अपने पास रखेंगे, इसलिए नाम भी पड़ा है तेभागा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा आपका, देख लो, द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम वन हाफ ऑफ द क्रॉप टू वन थर्ड, ये होगा। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक से आप देख लेना कि जो तेवागा मूवमेंट है, और ईयर याद रखना। ईयर इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि क्रोनोलॉजी टाइप पूछ लिया जाता है ना, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो एक बार बस देख लो कि हाँ, दिमाग में रहे कि हाँ, इंडिपेंडेंस के दौरान आपका ये तेवागा मूवमेंट हुआ था। ठीक है, और इसको लेड किया गया था बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा के तरफ से। ठीक है,
तो वही थी, डिमांड ऑफ द तेभागा वाज टू रिड्यूस द शेयर गिवन टू द लैंडलॉर्ड टू 1/3। एंड बस इतना ही जानो, ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड बाकी आप देख लेना, ये सब फैक्चुअल डाटा है, इन सब में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो। जो आपके पास रिवीजन मटेरियल है ना, उसी से रिवाइज करना, ताकि आपको 50 जगह से सोर्स इकट्ठा कर लो फिर दिक्कत हो जाए। इसलिए जो आपके पास सोर्स है, बस क्वेश्चन यहाँ से कर लो, वो ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर आपके पास नहीं है नोट्स में, तो आप भलो नोट्स बना सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following provided a common factor for the tribal insurrection in India in the 19th century? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रिवीजन करना, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए, ट्राइबल इंसरेक्शन हुए 19th सेंचुरी में, बहुत सारे ट्राइबल इंसरेक्शन हुए है ना, मुंडा, संथाल, हो, अपराइजिंग्स, ये सब आपने सुना भी होगा। तो उसके कॉमन फैक्टर क्या है? देखो, हर एक ट्राइबल मूवमेंट के डिफरेंट कारण हो सकते है ना। कहीं पर रिलीजियस मिशनरीज का आना हो सकता है, कहीं पर आउटसाइडर्स का आना हो सकता है, कहीं पर आपका रिवेन्यू एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट करने का हो सकता है, बहुत सारे। लेकिन कॉमन फैक्टर क्या था, तो ये आपको सोचकर बताना है। पाउस करके आप आंसर सॉल्व कर सकते हो, और फिर आप देखो कि आपका सही है या गलत। देखो, ऑप्शन ए क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स। ऑप्शन बी, इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन रिलीजियस मिशनरीज इन ट्राइबल एरियाज। Option C, rise of large number of money lenders, traders, revenue farmers as middlemen in tribal areas. And option D, the complete disruption of old agrarian order of the tribal community. देखो, ऑप्शन ए बी सी की अगर हम बात करें, तो ये ऑल ओवर जगह पर ये चीज़ें नहीं घट रही थी, यानी कि कुछ कुछ स्पेसिफिक एरिया में, जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन रिलीजियस मिशनरीज इन ट्राइबल एरियाज, तो ये ऐसा नहीं कहा कि हर ट्राइबल एरियाज में घट रही थी, है ना। तो ये रीजनल थे, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते। उसी प्रकार से ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड ट्राइबल प्रोडक्ट्स पर टैक्सेशन, ये भी आपके रीजनल हो सकते हैं, आपके कॉमन नहीं होंगे, है ना। इसी प्रकार से ये देखो, राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड रेवेन्यू फार्मर्स एज मिडिलमैन, ये भी आपके रीजनल होंगे, इट इज़ नॉट कॉमन, है ना। जैसे इसमें जैसे संथाल की बात करते हैं, तो संथाल में आपके आउटसाइडर्स का एंट्री हो जाना, दिकूज, है ना। दिकूज का मतलब ही था आउटसाइडर, तो ये भी आपके रीजनल थे। लेकिन जो कॉमन फैक्टर थे ये था कि कंप्लीट डिस्ट्रप्शन ऑफ द ओल्ड एग्रीगेरियन ऑर्डर, है ना, कि इनका जो भी ट्रेडिशनल एग्रीगेरियन ऑर्डर थी, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब की गई, जिसके कारण सोशियो इकोनॉमिक लाइवलीहुड इन ट्राइबल कम्युनिटीज की कॉमन रूप से प्रभावित हुई थी। तो इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, कैपिटलिस्ट मूवमेंट। अब देख लो, कैपिटलिस्ट मूवमेंट, अब ब्रिटिश या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, तो इनका तो जो मेन मोटो था वो कैपिटलिस्ट विचारधारा वाला ही था, है ना। लेकिन आपको पता होगा कि 1930s ऑनवर्ड्स जो सोशलिस्ट विचारधारा भी काफ़ी ज़्यादा पनपने लगी थी भारत में, और जवाहरलाल नेहरू साहब भी धीरे धीरे सोशलिस्ट विचारधारा की तरफ ज़्यादा इंगित होने लगे थे, है ना। तो एक प्रकार से जो आपके कैपिटलिस्ट बिजनेसेस थी इंडिया में, या फिर कैपिटलिस्ट विचारधारे वाले बिजनेसमैन थे, उनको एक प्रकार से दिक्कत होने लगी कि अगर सोशलिज्म का ज़्यादा प्रमोशन होगा, तो एक्चुअली कैन डिस्टर्ब द बिजनेसेस इन इंडिया, है ना। तो दैट्स वाई कैपिटलिस्ट मूवमेंट भी चली, ठीक है। इसी से एसोसिएटेड आपका ये टॉपिक है। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Bombay Manifesto, signed in 1936, openly opposed the preaching of socialist ideals. Option 2,
It evoked support from a large section of business communities from all across India. तो देखो, बॉम्बे मैनिफेस्टो की बात करें तो ये आपका 1936 में आया था। और ये किस लिए आया था कि उस समय जो सोशलिस्ट विचारधारा कांग्रेस में आने लगे थे, जवाहरलाल नेहरू साहब भी सोशलिस्ट की तरफ इंगित हो गए थे। तो जो कुछ बिजनेसमैन थे जो कैपिटलिस्ट विचारधारा के थे, ठीक है, उन्होंने इन सोशलिस्ट आइडियल्स को अपोज किया, है ना, बाय साइनिंग a declaration that is called बॉम्बे मैनिफेस्टो। तो स्टेटमेंट वन सही है। अब स्टेटमेंट टू की बात करते हैं। इट इवोक्ड सपोर्ट फ्रॉम लार्ज सेक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिटी फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया। तो ये गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज जो आपके बिजनेस कम्युनिटीज थे इंडिया में, वो एक प्रकार से दो ग्रुप में बांट सकते हो। एक तो कैपिटलिस्ट के समर्थक होंगे जो ब्रिटिश पॉलिसी के समर्थक होंगे, एक होंगे सोशलिस्ट के समर्थक, है ना। तो सोशलिस्ट के समर्थक में कौन आ गए? जवाहरलाल नेहरू और उनके एसोसिएटेड जो भी आपके सपोर्टर्स होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। तो इस मैनिफेस्टो को कैपिटलिस्ट विचारधारा वाले बिजनेसमैन सपोर्ट करे होंगे, सोशलिस्ट विचारधारा वाले ये सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे लेड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो दैट्स वाई अगर ये कहना कि इट इवोक्ड सपोर्ट फ्रॉम लार्ज सेक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिटी फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया, इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बॉम्बे मैनिफेस्टो के बारे में एक बार और अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है। चलो अब चलते हैं लेफ्ट मूवमेंट। लेफ्ट मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो सोशलिस्ट विचारधारा वाले आइडियल्स को प्रमोट किया जाएगा, है ना। और जब सोशलिज्म की विचारधारा आने लगी 1930 ऑनवर्ड्स, तो कांग्रेस में भी आपका सोशलिस्ट आइडियल्स प्रमोट करने का प्रयास किया गया था। और आपको ही पता होगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी बनाई गई थी ना। लेकिन शुरुआती दौर में जब आईएनसी यानी कि कांग्रेस बना था, तो सोशलिस्ट आइडियल्स को वो प्रमोट करने से बचते थे, और ना ही कोई पीजेंट के इश्यूज या फिर ट्राइबल्स के इश्यूज या फिर सोशियो इश्यूज को टेकअप करते थे। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस का अप्रोच चेंज हुआ। वो बेसिकली फिर लोगों की जो कोर इश्यूज है, सोशल इश्यूज है, उसको भी टैकल करने लगे, पीजेंट के इश्यूज को भी टैकल करने का प्रयास किया गया, है ना। ये बातें हैं। अब देख लो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। With reference to Congress Socialist Party, consider the following statement. First, it advocated the boycott of British goods and invasion of taxes. अब बताओ, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, दैट इज पार्टी विद इन द कांग्रेस, ठीक है। अब ये इवेजन ऑफ टैक्सेस को प्रमोट करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। आज भी हमारे देश में इवेजन ऑफ टैक्सेस को प्रमोट नहीं करते हैं। तो फिर उस समय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी क्यों करेंगे? वो तो उनके प्रिंसिपल के ही खिलाफ हो जाएगा। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। अब देख लो, इट वांटेड टू स्टेब्लिश डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। अब वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। आप आईएनसी यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के आइडियल्स पर चलोगे तो पता चलेगा कि ये जो डिक्टेटरशिप वाली फिलोसफी है वो इनके प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो जाएगी, तो दो भी गलत हो जाएगा। उसके बाद तीन देखो, इट एडवोकेटेड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज एंड ऑपरेट क्लास। भाई साहब, कांग्रेस सेपरेट इलेक्टोरेट को तो कभी प्रमोट नहीं करता था, ये भी हमने देखा, क्रिटिसाइज वाले ही करते थे सेपरेट इलेक्टोरेट को। तीन भी गलत है। वैसे भी ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को प्रमोट करने की बात थी यहाँ पर, सेपरेट इलेक्टोरेट का तो कोई कंसेप्ट था ही नहीं। तो इसलिए आपका ये डी आंसर हो जाएगा। और इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। 1934 में ये कंस्टिट्यूट की गई थी विद इन द कांग्रेस। याद रखना, नाम से पता चल रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो इट वाज फाउंड विद इन द कांग्रेस एंड टू प्रमोट द सोशलिस्ट आइडियाज। और इसके द्वारा बनाया गया था। लीडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब आप पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, द लीडर्स इन्वॉल्व इन दैट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको उन लीडर्स के नाम यह जरूर याद रखने चाहिए, जैसे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र एंड मीनो मशानी, ठीक है। इन सब के द्वारा मिलकर ये एसोसिएशन बनाया गया था। और याद रखना है, आचार्य नरेंद्र देव प्रेसिडेंट थे और जयप्रकाश नारायण जनरल सेक्रेटरी थे एसोसिएशन के, ठीक है। और क्या इनकी प्रिंसिपल्स थी? तो एंटी इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, एंटी लॉर्ड लैंड लॉर्डिज्म, ठीक है।
द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स इन पीजेंट्स इन ट्रेड यूनियंस। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। एंड फिर ये ध्यान रखना, कभी पूछ लिया जाए, आजकल ये ट्रेंड चलता है कि टॉपिक के बीच से उठा लिए जाते हैं क्वेश्चन। मेरिट थेसिस ऑफ 1935। ये जो मेरिट थेसिस ऑफ 1935 है, पहली बात तो ये कि इट वाज द कंसेप्ट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, कि भाई साहब रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म को प्रमोट करो विद इन द कांग्रेस। ये ध्यान रखना है, दो ही स्टेटमेंट आप बस याद रखो, इसका आपका कम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड। तो ध्यान रखना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो नींव है भारत में वो एम एन रॉय ने रखी थी, है ना। और भी बहुत सारे कम्युनिस्ट लीडर्स हैं, लेकिन एम एन रॉय ने कम्युनिस्ट विचारधारा की नींव इंडिया में रखी थी। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन 1920 से शुरू हो गई थी, जब 7 इंडियंस विच वॉज हेडेड बाय एम एन रॉय ताशकंद में मिलते हैं एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सेटअप करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक्चुअल में इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सेटअप हुआ 1925 में, ठीक है, कानपुर में। देख लो, है ना। मोस्ट ऑफ दीज ग्रुप्स केम टुगेदर एट कानपुर इन दिसंबर 1925 एंड फाउंडेड एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन अंडर द नेम ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो एक्चुअली इस फॉर्मेशन जो हुआ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का वो कानपुर में 1925 में, लेकिन जो नींव रखी गई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की वो आपका 1920 में ताशकंद में। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है। और भी जो कम्युनिस्ट एसोसिएटेड लीडर्स थे, जैसे आपके मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, सिंगरेवेलू चेतियार, ये सब नाम थोड़ा सा याद रखना है आपको, एंड ये सब एसोसिएशन आप देख लेना। नाउ वी मूव टू द लेफ्टिस्ट जर्नल्स या वीकली, ये सब इंपॉर्टेंट है ना। जैसे ऐसे दांगे साहब ने पैम्पलेट गांधी एंड लेनिन पब्लिश किया था, एंड फर्स्ट सोशलिस्ट वीकली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द सोशलिस्ट, ठीक है। और बंगाल में मुजफ्फर अहमद ने नवयुग लाया था, एंड बाद में लंगल इन कॉपरेशन विद द पोएट नजरुल इस्लाम की नींव रखी थी पंजाब में। उसके बाद गुलाम हसन, उन्होंने इनकलाब पब्लिश किया था, ठीक है? और मद्रास में देख लो एम सिंगरेवेलू लेबर किसान गैजेट पब्लिश करते हैं, ठीक है? और जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो आपको पता ही है कि धीरे धीरे सोशलिस्ट विचारधारा की तरफ इंगित हो गए थे, और इनका एक नाम आता है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग 1928 में बनी थी, और इसमें सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू एसोसिएटेड थे, और एम था, नाम से ही पता चल रहा है, फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड सोशलिस्ट विचारधारा को प्रमोट करना, या फिर यूँ कह सकते हैं कि सोशलिस्ट स्ट्रक्चर हो हमारे इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो सोशलिस्ट विचारधारा है वो ऐसा नहीं कि एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना के प्रमोट करो, बल्कि विद इन द कांग्रेस सोशलिस्ट विचारधारा को प्रमोट किया जाए, यानी कि कांग्रेस को सोशलिज्म की तरफ लेके जाया जाए। तो ये काफ़ी बड़ा, यूँ कह सकते हो कि एम था नेहरू जी का। और धीरे धीरे आपने देखा भी कि किस प्रकार से जो कांग्रेस है वो सोशलिस्ट की तरफ इंटाइटल्ड हुआ, ये बातें हो गई। और फिर कुछ कुछ पार्टी है यहाँ पर देख लो, याद रख सकते तो याद रखो, नहीं तो अपने नोट से रिवीजन कर लेना, ठीक है। जैसे बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया, बस अगर याद रखना है तो नाम याद रखना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे एन दत्त मजूमदार ने बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया था। अब आते हैं रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो है इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस को दो फेज में आप बांट सकते हो। एक तो ये 1905 से 1915 के बीच, फिर एक तरफ जब आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हुआ था तो 1923 से 1930 के आसपास आपका रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट चला था, ठीक है, जिसमें
इंडिविजुअल हीरोइज्म की कहानी आप सुनते होगे, है ना। जैसे आपका चित्तेंगोंग आर्मरी रेड हो गया आपका, है ना। तो ये गदर मूवमेंट को भी आप देख सकते हो। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें क्या पूछा जाता है आपका, पर्सन एसोसिएटेड। ठीक है, तो पर्सन एसोसिएटेड और एम क्या था। जैसे चित्तेंगोंग आर्मरी रेड, तो उसमें पर्सन एसोसिएटेड कौन थे, तो सूर्य सेन आपको पता होना चाहिए, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर्सनैलिटीज पर आजकल यूपीएससी ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए पर्सनैलिटीज आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखो, गदर वॉज ए, क्या था ये गदर। ऑप्शन है रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विथ हेडक्वार्टर्स एट सैन फ्रांसिस्को। तो यही है आपका। ठीक है, तो गदर के बारे में आप देख लो। जो गदर मूवमेंट है या फिर गदर पार्टी है, इसी को पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन भी कहते हैं। इसको फाउंड किसने किया था, ये ध्यान रखना है, लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह भाकरना साहब ने। ठीक है, एंड ये जो है, इसमें मेंबर्स कौन थे, तो जो इमिग्रेंट सिख थे यूएस के, कनाडा में, सब ये सब इसमें मेंबर्स थे। और आपको ही पता है, जब कोमगातु मारा इंसिडेंट हुआ था, कोमगातु मारा बेसिकली शिप था जो जापान से कनाडा जा रही थी, लेकिन कैनेडियन अथॉरिटी ने इस शिप में जो भी इंडियंस वहाँ पर थे उसको वहाँ पर लैंड करने से रोक दिया गया और फिर शिप को रिटर्न करवा दिया गया इंडिया में। ठीक है, तो फिर जब इंडिया में ये शिप पहुंची, तो जो लोग थे इस शिप में, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था, है ना। उसके बाद ही जो गदर पार्टी थी सैन फ्रांसिस्को ने, उन्होंने सोचा कि आर्म्ड रिबेलियन करवाया जाए अगेंस्ट द ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, लेकिन ये जो मूवमेंट है वो क्रश कर दी गई। ठीक है, एंड ये ध्यान रखना है, वुमेन एसोसिएटेड विद द गदर मूवमेंट, गुलाब कौर, भिखाजी कामा, मैडम भिखाजी कामा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है आपको। और मैडम भिखाजी कामा ने पेरिस इंडियन सोसाइटी को बनाया था। और साथ ही साथ ये डेट भी ध्यान रखना है आपको, 22 अगस्त 1907 को मैडम भिखाजी कामा ने पहली बार सेल्फ डिजाइंड ट्राई कलर फ्लैग को होस्ट किया था स्टुटगार्ड जर्मनी में, है ना। और बाद में ये गदर एक्टिविस्ट के साथ भी वर्क करती है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिर एक और नाम याद रखना है, अग्निश मेदे। ये हमने देखा। उसके बाद चलते हैं प्रिंसली स्टेट मूवमेंट। अब प्रिंसली स्टेट की बात करें तो जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा था इंडिपेंडेंस की तरफ, तो आपको ही पता है फेडरेशन का कंसेप्ट या फिर प्रिंसली स्टेट्स को भी एडमिनिस्ट्रेशन में इनकॉर्पोरेट करने का स्टेप्स लिए जा रहे थे ब्रिटिश के द्वारा। तो ऐसे में एक बटलर कमेटी सेटअप की जाती है 1927 में। तो बटलर कमेटी का क्या ऑब्जेक्टिव है आप देखो। ऑप्शन ए, डिफाइन द जुरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन के लिए तो ये आपका 1935 एक्ट में ही आ गया था ना। ठीक है, उसके बाद देख लो, डिफाइन द पावर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये तो आपका जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आई थी तभी आ गई थी, क्योंकि उसी समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाई गई थी। उसके बाद इम्पोज सेंसरशिप ऑन द नेशनल प्रेस, ये भी नहीं। ये डी देखो, इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद वर्किंग क्लास मूवमेंट। वर्किंग क्लास मूवमेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें आपका फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, सेकेंड फैक्ट्री एक्ट, ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट, इन सब के बारे में थोड़े थोड़े बेसिक जानकारी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर। ऑप्शन ए, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री।
ऑप्शन बी आर्बिट्री पावर्स टू द मैनेजमेंट टू क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ऑप्शन सी इंटरवेंशन बाय द ब्रिटिश कोर्ट इन द इवेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, एंड ऑप्शन डी सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड बैन ऑन स्ट्राइक्स। तो अगर हम बात करें ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 के बेसिक्स की, तो ये बेसिकली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए कंसेप्ट लाया गया था, क्योंकि उस समय का फेज आप याद करो, है ना, जो भी डिस्प्यूट्स होते थे उसको आर्बिट्री तरीके से सेटल कर दी जाती थी, तो इसको ऑर्गेनाइज वे में सेटल करने के लिए इस कंसेप्ट को लाया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 वाज यूज्ड टू सेटल द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, और इसके तहत बेसिकली ट्रिब्यूनल्स को कंस्टिट्यूट करने की बात कही गई, है ना, कि वैसे भी एक ट्रिब्यूनल्स हो जो कि एक प्रकार से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के रूप में काम करेगा एंड मैटर को इन्वेस्टिगेट करके डिस्प्यूट को सेटल करेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि इस एक्ट के तहत स्ट्राइक्स को प्रोहिबिट कर दिया गया, लॉकआउट्स को प्रोहिबिट कर दिया गया, यानी कि आप बिना बिना नोटिस के आप स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते। तो देख सकते हो, इट ऑल्सो मेक एनी स्ट्राइक और लॉकआउट इलीगल इन सर्टेन मैटर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 इस सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल एंड बैन ऑन स्ट्राइक, ये अच्छे से याद रखना है, बैन ऑन स्ट्राइक। तो वहाँ चलते हैं, द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 2017 में पूछी गई है। द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 was passed with a view to fix the wages of industrial workers and to allow the workers to form trade union। इतना ज़्यादा पॉजिटिव एक्शन अंग्रेज तो कभी लिया नहीं था, है ना। तो देखते हैं सही है कि गलत। दूसरा देख लो, एन एम लोखंडे वाज ए पायनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, बिल्कुल सही। ये जो आपके एन एम लोखंडे साहब थे, ये बेसिकली लेबर मूवमेंट को लीड किए थे ब्रिटिश इंडिया में, और इनसे जुड़े कुछ एसोसिएशंस भी ध्यान रखने। तो बेसिकली ये देख लो, जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 है ना, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि जो चाइल्ड वर्क करते थे फैक्ट्रीज में, उसके मिनिमम एज को रेगुलेट करना है, एज वेल एज इनके लिए कुछ हॉलीडे के भी प्रावधान किए गए थे, ठीक है। तो ये आपका लॉर्ड रिपन के समय में आया था, और रिपन साहब आपको पता है कि उन्होंने कुछ अच्छे अच्छे काम करने का प्रयास किया था, है ना। तो रिपन और लिटन आप काफ़ी बार सुनते होंगे, है ना। तो रिपन ने अच्छे काम किए और लिटन ने बेसिकली यूँ कह सकते हो कि इंडिया के अगेंस्ट काम किया था, है ना। तो बेसिकली जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट है 1881 में आया था, और इस एक्ट ने देख सकते हो प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज 7। तो 7 साल से नीचे का कोई चिल्ड्रन अगर वर्क करने आता है तो फिर वो लीगल होगा। साथ ही साथ जो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हैं फॉर द चिल्ड्रन को भी लिमिट किया गया, और साथ ही साथ जो भी डेंजरस मशीनरी है उसको वेल फेंसिंग की जाए ताकि सुरक्षा इंश्योर हो, तो ये ध्यान रखना है। तो बस इसमें चाइल्ड रिलेटेड रिफॉर्म्स की गई थी, ये ध्यान रखना है। जबकि सेकेंड फैक्ट्री एक्ट में क्या था, चाइल्ड रिलेटेड रिफॉर्म तो था ही था, साथ ही साथ वुमेन रिलेटेड रिफॉर्म था, ठीक है। जैसे देख सकते हो सेकेंड फैक्ट्री एक्ट 1891 में आया 10 साल बाद ही, और इसमें जो मिनिमम एज थी वो 7 साल से बढ़ाकर 9 साल कर दी गई, और मैक्सिमम एज 12 साल से बढ़ाकर 14 ईयर्स कर दी गई चिल्ड्रन की, ठीक है? और इसमें वीकली हॉलीडेज की भी प्रोविजन थी टू ऑल द वर्कर्स। एंड साथ ही साथ देख लो वोमेन से रिलेटेड इसमें रिफॉर्म किया गया कि जो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स फॉर वोमेन होगा वो 11 आवर्स पर डे होगा, लेकिन मैन से रिलेटेड वर्किंग आवर्स में कोई भी रिफॉर्म नहीं किया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इस एक्ट वॉज नॉट अप्लीकेबल टू ब्रिटिश ऑन टी एंड कॉफी प्लांटेशन। और देख लो एन एम लोखंडे
जो कि फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया कहे जाते हैं, और उन्होंने मिल हैंड एसोसिएशन 1884 में बनाया था। ठीक है, जिसके माध्यम से यूँ कह सकते हो लेबर मूवमेंट का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ इंडिया में, यानी कि इंस्टीट्यूशनल वे में एसोसिएशन के माध्यम से लेबर मूवमेंट को लीड किए जा रहे थे। ठीक है? और साथ ही साथ उनके प्रयास से फैक्ट्री लेबर कमीशन भी गठित हुई, एंड बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट्री एक्ट 1891 का इनेक्टमेंट किया गया, विच रेगुलेटेड द वर्किंग कंडीशन एंड गेव सम स्पेशल राइट्स टू चिल्ड्रन एंड फीमेल। तो यहाँ तक हमने फ्रेंड्स डिस्कस किया, होप यू अंडरस्टूड। जो भी क्वेश्चंस हैं हमने डिस्कस किए हैं, बेसिक्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। बस आपको रिवीजन करते रहने हैं, ताकि जहाँ पर भी दिक्कत हो रही है, आपकी वीकनेस कहाँ पर है, वो आप आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर सको। एंड क्वेश्चंस पाउच करके ज़रूर सॉल्व करना है, ताकि आपका दिमाग चले और आप भी सोच सको। ठीक है, टू कम टू एन आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।